जय हिंद साथियों। मौसम बदल रहा है, लेकिन इस बदलते मौसम की जानकारी आपको संसद के भीतर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां तो खूब रोशनी है, खूब ठंडी हवा है, आसमान दिखाई देता नहीं है, जमीन भी कारपेट से ढकी हुई है। और इस 5 सितारा जीवन के भीतर कहां आप देख पाएंगे आसमान और जमीन और इस देश के भीतर की हरियाली। और इन तमाम परिस्थितियों में यहाँ के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं देख पाएंगे आप। तो क्या पहली बार संसद के भीतर का माहौल भी अब बदलने लगा है? जिस बदलते मौसम का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, उस बदलते मौसम के साथ कुर्सी की पेटियों को बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों पर लकीर पट्टी को हटाने की जरूरत है। सिर्फ आपको अपने कानों के भीतर जो रुई आपने ठूस रखी है, अब उसको हटाकर सही मायने में इस आसमान तले जो आवाजें उठती है उसे सुनने की जरूरत है। और शायद इसीलिए पहली बार संसद के भीतर भी चकाचौंध पर संसद के भीतर ही आवाज उठी, और आवाज किसी ने दूसरे ने नहीं उठाया, जो इस देश को नाप चुका है, समझ चुका है इस देश की हकीकत क्या है। अब वह समझ चुका है कि मौजूदा मोदी सत्ता की हकीकत क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता और सत्ता के जरिए उनकी सत्ता वाली विचारधारा की नब्ज को किसी दूसरे ने नहीं पकड़ा, बल्कि राहुल गांधी ने पकड़ा हुआ है। और पार्लियामेंट के भीतर ही जब पहली बार इसका एहसास कराया कि एक शानदार जगह है, एक नई संसद सतत सज धज करके तैयार है, चारों तरफ बल्ब चौंधिया रही है, ठंडी हवाएं एसी की बह रही है, आसमान देख नहीं सकते है, और लेकिन पांव तले बहुत अच्छी कारपेट बिछी हुई है, तमाम जगहों पर नक्काशी की हुई है। और खुद भाजपा के सांसद घूम घूम कर यह बताते हैं कि देखिए इस कारीगरी में भारत की संस्कृति झलकती है। लेकिन भारत की संस्कृति जिस खुले आसमान तले रंगीन जमीन पर जो झलकती है और समझी जा सकती है, क्या वहां पर सत्ते के पांव पड़ते नहीं है, या वह बचना चाहती है इससे? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर इन्हीं बातों को खुले तौर पर जब कहा कि शायद कोई इसका मतलब समझ नहीं पाया कि संसद के भीतर से अब भारत को या इंडिया को आप नहीं देख सकते हैं। और बीते 9 सालों से जो सत्ता की खातिर वोट बैंक की मशक्कत भाजपा ने की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और बीते 9 सालों में इसी संसद के 6 सत्र में जब सवाल उसी वोट बैंक का आया, तो प्रधानमंत्री के जमीन तले से जमीन नहीं खिसकी, बल्कि एक और कारपेट बिछा दिया गया। और इस बात का एहसास कराया गया कि देखिए कांग्रेस के वक्त यह सब नहीं होता था, लेकिन मौजूदा वक्त में आप और कांग्रेस इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? जिक्र यहां पर ओबीसी का है। इस देश में पहली बार 2014 में खुले तौर पर जाना जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह उस वक्त थे, उन्होंने कहा इस देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है। हालांकि वह भूल गए थे उस दौर में कि देवगौड़ा भी थे ओबीसी और चौधरी चरण सिंह भी थे। बाद में बहुत सारे लोगों ने उन्हें समझाया, बताया कि पहला मत कहिए, ये कहिए कि सबसे ताकतवर ओबीसी नेता निकल करके आया है। तो इसी के धुन में सभी समा गए। और उसके बाद भाजपा के भीतर के घटनाक्रम बतलाती है कि कल तक जो आरएसएस खुद विचारधारा पर चलती थी, बीजेपी जो अपने तौर पर आरएसएस की विचारधारा को वो एक आदर्श की स्थिति मानती थी, सत्ता के लिए समूची राजनीतिक बदल गई। और ओबीसी की धारा भाजपा के भीतर और संघ के भीतर इस तरीके से मजबूत होती चली गई कि हर जगह सिर्फ एक ही नाम आता था, ओबीसी है वो नहीं है। और बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड के भीतर की स्थिति, मध्य प्रदेश के भीतर की स्थिति हो, महाराष्ट्र के भीतर की स्थिति हो, या तमिलनाडु में भी राजनीतिक जमीन पाने की सोच भाजपा के भीतर छलक रही है। लेकिन सब जगह ओबीसी नेताओं को खोजा जा रहा है। क्यों खोज रहे हैं ओबीसी नेताओं को भाजपा? और दूसरा सवाल था कि क्या जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया वह सिर्फ इंडिया के डर से बुलाया गया, जिस तरीके से पहले इंडिया के डर के वजह से भारत शब्द को हावी करने की प्रयास किया जा रहा था, और अलग अलग वक्त में, अलग अलग समय में, अलग अलग मुद्दों को लेकर के क्या यह सरकार इस दौर में, इस चुनावी दौर से पीछे खिसकती जा रही है और वो डरने लगी है? महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण अलग से ना दिया जाए, यह इसलिए भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस के वक्त नहीं था। तो एक क्षण के लिए बदलती राजनीतिक और बदलते मिजाज के उस मौसम को जरा आप रखिए कि एक वक्त कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ हुआ करती थी, वो मंडल के बाद की राजनीतिक का दौर था। और इसी की परिस्थिति है कि बिहार और यूपी में मंडल से निकली हुई राजनीतिक ने पैर पसारे और सत्ता उनके हाथ में आ गए। इस बात को भाजपा ने बखूबी समझा, और उसने जो सोशल इंजीनियरिंग की, उसमें भाजपा का जिक्र, ओबीसी का जिक्र तो होता था, लेकिन खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद किया गया। और एक के बाद एक इस देश के भीतर में हर जगह ओबीसी की मौजूदगी होनी चाहिए। यह पाठ सिर्फ भाजपा के भीतर ही नहीं रहेगा, बल्कि चुनावी रैलियों में खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहने से कभी नहीं चूकते थे कि ओबीसी चाहिए माइनस यादव, दलित चाहिए माइनस जाटव, क्योंकि तब मायावती खसक ठसक के साथ खड़ी थी। लेकिन मौजूदा समय में मायावती की राजनीति कहीं सिकुड़ गई है।
लेकिन इस दौर में इंडिया बना तो ओबीसी के तमाम वोट बैंक अगर उसके साथ चले जाएंगे तो कुछ सवाल बड़े होंगे। लेकिन हमने कहा ना आपसे कि राजनीतिक के साथ बदलते राजनीतिक के मौसम को भी आप समझिए। एक वक्त आरएसएस आरक्षण के खिलाफ थी, आज वह आरक्षण के पक्ष में है, खुलकर पक्ष में है, और वो बताती है कि 200 वर्षों से क्या कुछ इस देश में कैसे शोषण हुआ है पिछड़े तबकों को लेकर के। एक वक्त ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस भी हुआ करती थी। एक वक्त जब संसद के भीतर महिला आरक्षण कांग्रेस के दौर में आ रहा था, तब जो सवाल समाजवादी पार्टी खड़ा करती थी, आज वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। उसे भी इस राजनीतिक दौर में समझ में आ गया किसे हराना है और किसको हराकर अपनी राजनीतिक बचाई जा सकती है। इस बदलती राजनीतिक परिस्थिति के भीतर क्या कुछ बीते 9 वर्ष से जो मशक्कत भाजपा करती आ रही थी, उसमें पहली बार उससे बड़ी चूक महिला आरक्षण को लेकर के तो नहीं हो चली है। एक ऐसी चूक जिसको अब ओबीसी का वोट उसके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, इस सवाल को लेकर के उसके भीतर इतने सवाल उखड़े हुए हैं कि संसद सत्र अब खत्म होते ही सबको दौड़ा दिया गया अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी सांसद हैं, जो भी जहां पर विधायक हैं, और एक ही बात का जिक्र करें कि इस देश में महिलाओं का हिमायती कोई अगर है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उसमें आप SC ST और ओबीसी का भी जिक्र मत कीजिए, महिलाओं का जिक्र कीजिए, क्योंकि महिला वोट बैंक अगर भाजपा के साथ खड़ा हो जाएगा तो फिर ओबीसी का वोट बैंक कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन क्या यह डर वाकई खड़ा हो चला है भाजपा के भीतर? दूसरा बड़ा सवाल था कि जब आप विशेष सत्र को बुलाया तो आपके जहन में क्या रेंग रहा था? क्या वाकई राहुल गांधी ने जो सवाल ओबीसी को लेकर के किया और इस दौर में संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री पर सीधा कटाक्ष किया, क्या उसका जवाब कोई दे पाने की स्थिति में है? या पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों समझ गए हैं कि इस देश के भीतर में बदलते राजनीतिक हालात में कहां पर खड़ा होना है और अपने किस बयान के जरिए कौन सी राजनीतिक को साधना है, किसके जरिए चुनावी जीत मिल सकती है और सामने वाला हार सकता है? अब यह खुले तौर पर पूरे मैदान खुल गया है। तो जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश में सेक्रेटरी लेवल 90 सेक्रेटरी के लिस्ट राहुल गांधी ऐसे हालात में लेकर के खड़े होते हैं कि ये पढ़ने के जरिए या बताने के लिए कि देखिए इस 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। SC ST के जब जिक्र मत कीजिए, उनके लिए भी जो सीटें निर्धारित की गई है, जो नौकरियां निर्धारित है, उसको भी दे पाने की स्थिति में मौजूदा सरकार नहीं है, हर संस्थान में नहीं है। यह फैक्ट है। आरक्षण तो है, पद भी निर्धारित किया गया है, लेकिन वहां पर व्यक्ति की नियुक्ति नहीं है। तो क्या यह आरक्षण का खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा था कि राजनीतिक तौर पर एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिसके जरिए हम 2024 के चुनाव में कूद सके, और इसीलिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर लगातार इस बात को लेकर के मशक्कत की जा रही थी कि वह कौन सा इशू होगा जिसके जरिए चुनाव के मैदान में कूद जाए। लेकिन खुले तौर पर जब राहुल गांधी ने 3 बातों का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर यह कहकर के कर दिया, या कहे उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आईना दिखला दिया कि किस चकाचौंध की संसद के भीतर का सच इस देश का सच नहीं है, क्योंकि आप ट्रांसफर ऑफ पावर चाहते ही नहीं। इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशंस में जो नौकरशाही इस देश को चलाती है, उस नौकरशाही के टीम में भी आप उन्हें हक नहीं देते हैं जो आप खुद परिवेश से आते हैं। उसका जिक्र आप कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। और तीसरी बात, जो भी ऐलान होता है उस ऐलान के साथ इस दौर में जो राजनीतिक चल रही है होती है, उससे आप डर जाते हैं। तो एक क्षण के लिए पहला मुद्दा ओबीसी का उठाइए, क्योंकि इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों में कितनी बड़ी तादाद ओबीसी की है। अगर वह वोट बैंक के तौर पर भाजपा को डर लगने लगा है कि अब यह बात बाहर जानी नहीं चाहिए कि महिला आरक्षण को लेकर के समूचा विपक्ष साथ तो दे रहा है, लेकिन एक ही सवाल पर अटका हुआ है, वह ओबीसी का सवाल है। तो क्या ओबीसी के हक में भाजपा नहीं है जब समूचा विपक्ष साथ में खड़ा है? बिहार के भीतर 62% ओबीसी की मौजूदगी है, जो अलग अलग माध्यमों से हमारा जो ये डाटा कलेक्ट किया गया है, उसमें 2011 के सेंसस के माध्यम से उसके भीतर इस देश में जो बच्चे स्कूल में जाते हैं और उसमें जो कास्ट लिखा जाता है, उसके जरिए जो डाटा है बिहार का, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का भी जो एवरेज निकाल करके जो जानकारी निकलती है, वो हम उसमें बिहार में 62% ओबीसी आते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर 54.5% ओबीसी हैं। झारखंड के भीतर 46.8% ओबीसी से हैं। मध्य प्रदेश के भीतर 41.5% ओबीसी से आते हैं। राजस्थान के भीतर 47.3% ओबीसी समुदाय से आते हैं। गुजरात में 40% ओबीसी और महाराष्ट्र में 33% ओबीसी से आते हैं।
अगर आप दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो वहां भी ओबीसी की तादाद बहुत ज्यादा है। केरल में 65% है, तो तमिलनाडु में 76%। जब आप सोचिए 76% का जिक्र आप करते हैं आपके साथ, तो ओबीसी 50% आरक्षण को लेकर के दिया जा रहा है। और वहां पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। बैकवर्ड क्लास 26.5%, बैकवर्ड क्लास मुस्लिम 3.5%, मोस्ट बैकवर्ड क्लास 20% उसको भी दिया गया है। उनके भीतर भी 3 हिस्से बट गए। तो तमिलनाडु की राजनीतिक के भीतर में भाजपा कैसे घुस पाएगी? अगर तमिलनाडु के भीतर नहीं घुस पा रही है भाजपा, तो जिन राज्यों का जिक्र हमने किया आपसे, उसमें 35 से 60% तक जो ओबीसी की मौजूदगी है, वहां पर अगर ओबीसी का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन गया, तब क्या होगा? खास तौर पे जब आप ओबीसी की राजनीति को साधने के लिए, ओबीसी के नेताओं को एनडीए में शरीक करने के लिए बेचैन रहते हैं और लगातार उनको शामिल करने की दिशा में रणनीति और बिसात बिछाते चले जाते हैं, क्योंकि दक्षिण के भीतर में जो कर्नाटक में 55.5% ओबीसी है, आंध्र प्रदेश के भीतर 50% ओबीसी है। यह मैसेज बिल्कुल साफ है, यह मैसेज एक ही है। अगर ओबीसी के इशू पर इस देश के भीतर चुनाव हो जाए तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे देश के भीतर से। जहां जहां जिन जिन राजनीतिक प्रयोग के जरिए वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग करती है या जातीय राजनीति को आगे बढ़ाती है, वहां उसका पलड़ा साफ हो जाएगा। और महिला आरक्षण लाया गया क्योंकि एक नए मुद्दे को खड़ा करके लोगों को डाइवर्ट किया जाए और इस देश की आधी आबादी को लेकर के जो सवाल रसोई और सामाजिक और आर्थिक तौर पर हर महिला को परेशान इस दौर में कर रहा है, इस समय कर रहा है, वो कम से कम अपने आप को एम्पावर समझे और बोले कि हाँ सरकार ये लेकर के आई है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा इससे खतरनाक है, क्योंकि अगर ये खुले तौर पर सरकार मान लेती है, कि जो मान ही चुकी है लगभग, कि पार्लियामेंट के भीतर में जहां पर वह कह रही है कि 2019 से पहले तो बिल्कुल भेजे जाइए, जबकि सवाल सिर्फ इतना था कि मौजूदा वक्त में जो पार्लियामेंट चल रही है उसमें आप 1/3 महिलाओं को डाल दीजिए और बाकी को कह दीजिए कि हाँ वो धीरे धीरे चीजें होगी, लेकिन हमने पूरा मैसेज किया, 1/3 33% आरक्षण महिला को दे दिया पार्लियामेंट के भीतर में। और उसके बाद से शुरुआत हो जाएगी इस देश के भीतर जो फिर सेंसस होगा, जो फिर 10 ईयर का जो डाटा होगा, जो जनगणना की सरकार इस बात से भी डर रही है कि क्या इस दौर में जो महिलाओं के सामने घर चलाने को लेकर जो मुश्किल हालात है, जो जद्दोजहद की जिंदगी जी रही है, अब उसमें वो क्या करें। अब यह सवाल अगर पहला सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पर सत्ता को चेता रहा हो, तो इसका दूसरा हिस्सा यह भी है, पहली बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 वर्षों में जो अपने वोट बैंक को बनाने की मशक्कत किया है और आरएसएस तक को कह दिया कि आप अपने आप जो जिले तक में जो नियुक्ति करते हैं उसमें ठान लीजिए कि ओबीसी को स्पेस मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण स्पेस मिले, एक के बाद उसके बाद महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, एक झटके में ओबीसी की एक लंबी कतार आरएसएस के भीतर भी आकर के खड़ी हो चली है। तो यह राजनीतिक तौर पर यह बदलाव है, यह राजनीतिक मौसम का बदलाव है कि आरएसएस में भी अपनी पूरी विचारधारा को भाजपा के पास सत्ता बरकरार रहे या मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, इसलिए करने की शुरुआत या उससे एक छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा यह है कि 2025 में जो 2024 से ही शुरू हो जाएगा आरएसएस के 100 वर्ष। आरएसएस अपने तौर पर इस वर्ष खुद की राजनीतिक प्रयोग अभी तक राजनीतिक शुद्धिकरण के जरिए करती थी कि राजनीतिक में जो जाए उसका शुद्धिकरण हम कर देंगे और बतलाएं कि आदर्श पॉलिटिक्स क्या होती है। लेकिन पहली बार आरएसएस की पूरी ट्रेनिंग भाजपा की पूरी सत्ता का फिलॉसफी का ही आरएसएस की विचारधारा के तौर पर आत्मसात करते हुए आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आरएसएस कैसे भाजपा के साथ और राजनीतिक सत्ता के साथ मिलकर के काम करे, जिससे किसी भी मुद्दे पर कोई टकराव की परिस्थिति न हो। या भी पहली बार अपने तौर पर अब 100 वर्ष में निकल करके आने वाला है कि क्या अब इस देश के भीतर में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव या राजनीतिक परिस्थितियों का अंतर दिखने लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की उस राजनीतिक बिसात पर ही रेंगने लगा है जिसको वह सोचते रहे कि यह हमारे अनुकूल हो जाएगा और एक झटके में चीजें बदलने लगी। यहां पर राहुल गांधी क्या, और इसका जिक्र इसलिए भी राहुल गांधी का जिक्र है, जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक इस जमीनी हकीकत से बचती रही है। किसने हिम्मत किया कि पार्लियामेंट के भीतर खड़ा होकर के यह कहे कि यह चकाचौंध तो ठीक है लेकिन इस देश के लिए अनुकूल नहीं है। किसमें इतना दम था कि नई नई पार्लियामेंट के भीतर खड़ा होकर के यह कहे कि आप जिन बातों को दिखाना चाहते हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ पावर है ही नहीं, आप तो सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं और चाहते ही नहीं है कि सत्ता आपके हाथ से किसी भी तरीके से फिसले। मौसम बदल रहा है, बादल घना हो चला है। राजनीतिक तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बिसात मौजूदा मोदी सत्ता को डिगाने लगा है और यह डिगाने अपने घर के भीतर भी है और घर के बाहर भी है। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति आएगी ऐसा सोचा नहीं गया था और शायद इसीलिए भी 8-10 मुद्दे इस दौर में इतने बड़े हो चले हैं जो पार्लियामेंट के भीतर की बहस को भी कमजोर साबित कर देता है।
क्या वाकई यह संभव था कि इस देश के भीतर में मणिपुर जो घटना हुआ और प्रधानमंत्री खामोश रहे? क्या यह संभव था? क्या वाकई यह संभव था कि क्या इस देश के भीतर में बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला हो और प्रधानमंत्री खुद खामोश रहे? क्या वाकई यह संभव था कि इस देश के में अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के साथ यौन शोषण हो और वो भी बीजेपी सांसद के ऊपर आरोप लगा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहे? क्या यह संभव था कि देश के भीतर में पहली बार 13 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट बैंक से लेकर के फरार हो चुकी है और उसे माफी दे दी जाए और प्रधानमंत्री उल्टा कहने लगे कि बैंक देखिए लाभालाभ की स्थिति में है? क्या वाकई यह संभव था कि इससे पहले मंडल और कमंडल दोनों को एक साथ लेकर के भाजपा चलने की परिस्थिति में खड़ी हो जाए, जो मौजूदा समय में वह इसलिए खड़ी है क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले की ताकत बड़ी हो चली है, तो उसमें सेंध लगाने के लिए किसी के मुद्दे के साथ खड़े हो जाइए? क्या इस बात का पता था? क्या वाकई जानकारी थी कि इस देश की आर्थिक परिस्थिति ऐसी हो चलेगी जहां पर नौकरियां तो दूर की बात है, 2 जून की रोटी भी मुहैया अगर सरकार नहीं कराएगी तो इस देश के भीतर में लोगों का आक्रोश सड़क पर आ जाएगा और उसको किसी भी हालत में थामना है तो उसको गरीब कल्याण के नाम से ही सही, लेकिन 5 किलो अनाज के जरिए उसको थाम लीजिए और उसे रोक लीजिए। क्या इसे किसी ने सोचा था? क्या वाकई इसके देश के भीतर किसी ने यह सोचा था कि ये तमाम इंस्टीट्यूशंस है, उस इंस्टीट्यूशंस का जो काम है वो अपने कामकाज छोड़ देंगे और प्रधानमंत्री चुप्पी थामे रहेंगे? क्या वाकई किसी ने यह सोचा था कि करप्शन को लेकर के जो प्रधानमंत्री बोलता रहा हो कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वह तमाम खाने वालों को अपने साथ ले आए और महाराष्ट्र के भीतर तो खुल्लम खुल्ला 15 दिन के भीतर का कायाकल्प हो जाए? कल तक जिस पर आरोप लगा रहे थे आप उसको साथ लेकर के उसकी पूरी फाइल बंद करवा दे? क्या किसी ने यह सोचा था? अगर इस सारी बातें नहीं सोची गई थी तो इसका अंत क्या इस चकाचौंध के पार्लियामेंट के अंदर होगा जहां पर 900 करोड़ की पार्लियामेंट बनाकर इस बात का खुले तौर पर ऐलान किया जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और इतना शानदार चबूतरा हमने इस देश के भीतर में बनाया है, इस पर कोई भी गर्व करेगा और यहां आकर के लोकतंत्र को जी ले? क्या यह स्थिति देश के भीतर की है? यह सारे सवाल पहली बार इस संसद के विशेष सत्र के दौर से इसलिए भी निकल रहे हैं क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बातों का ऐलान करते थे उसमें संसद शामिल नहीं होते थे। पहली बार संसद भी शामिल है, संसद का विशेष सत्र भी शामिल है, नई पार्लियामेंट भी शामिल है और इस देश के भीतर में राष्ट्रपति भी उस बहस का हिस्सा है जहां पर इस देश के भीतर राष्ट्रपति को अभी तक आमंत्रित किसी भी प्रोटोकॉल के तहत उस पार्लियामेंट में नहीं किया गया है, जिस पार्लियामेंट के चकाचौंध में पूरी सत्ता मनमत हो चली है। और संयोग से राष्ट्रपति महिला भी हैं और महिला बिल पर आपका चर्चा भी करना चाहते हैं और नए बिल भी लाना चाहते हैं। आप इस देश के आदिवासियों को लेकर के वनवासी के तौर पर आरएसएस काम करती रही है, लेकिन महिला आदिवासी राष्ट्रपति उसको लेकर के भी खामोशी बरत रहे हैं। यह सारे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तीर फेंका, क्या यह उल्टा तो नहीं पड़ गया? अगर उल्टा पड़ गया है तो क्या वाकई अब आप कहीं के नहीं रहे? अगर कहीं के नहीं रहे तो क्या इस दौर में सबसे बड़ी बात यह चली है कि कल तक इस देश की राजनीतिक सत्ता जो जनता की नब्ज को पकड़ती थी, पहली बार राहुल गांधी ने सत्ता के उस नब्ज को पकड़ लिया है कि दरअसल आपकी नब्ज सिर्फ दिखाने की है, बताने की है, ऐलान करने की है, इस देश में चीजों को लागू करने की नहीं है। और यह खुला खेल अब 2024 के लिए पूरा मैदान खुल चुका है और इसीलिए अब आप कल के बाद से इस देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा के सांसदों को और प्रधानमंत्री की शुरुआत बनारस से हो रही है। जो उनकी रैली होगी उसमें आपको सुनाई देगा महिला आरक्षण, महिलाओं का हित, महिला एक वोट बैंक है और महिला सभी भाजपा के साथ, क्योंकि इसके भीतर जब आप घुसेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे और सवाल एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, पासमानदा समाज का हो, एक वक्त में 3 तलाक का हो, कोई भी सवाल हो, अगर इस दौर में इस समय दाव उल्टा पड़ चुका है तो मतलब बहुत साफ है, क्लियर है कि 2024 को लेकर के सत्ता की सांसें अब फूल रही है और वह संसद के बाहर निकल करके खुले आसमान को देखने को तैयार नहीं है कि मौसम बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।